हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस पॉलिटी सीरीज जहां पे हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट बीसीएस एग्जामिनेशंस। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट्स में इंडिया में वी हैव द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मतलब है? वी हैव अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। Although our Constitution of India empowers the Chief Justice of India, which is also the Chief Justice of the Supreme Court, उसको ये empower करता है कि अदर नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स भी वो सुप्रीम कोर्ट्स की और ब्रांचेस भी बना सकता है, बेंचेस भी बना सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव ओनली वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज प्रेजेंट इन द दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक है। उसके बाद वी हैव अ नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स या तो स्टेट्स या तो यूटीज या स्टेट्स और यूटीज के लिए कंबाइनली फंक्शन करते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव टोटल 25 नंबर ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेट्स के लिए फंक्शन करते हैं। और बिलो इट वी हैव सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारे लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्ट्स जो हैं कंबाइनली सेंटर के लॉज एज वेल एज स्टेट के लॉज को चेक कर सकते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उनका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये सेंटर एज वेल एज स्टेट के लॉज में डिफरेंशिएट ना करते हुए हर एक टाइप का कोर्ट हर एक टाइप के लॉ पे अपनी रूलिंग दे सकता है, इसीलिए वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि आपस में ये कोर्ट का जो सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। ऑन द अदर हैंड, जब हम अदर फेडरल कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल यूएसए में भी ऑल्सो हैव द फेडरल सिस्टम। अब वहाँ पे क्या होता है, उनका एक तो उनका यूनियन का या सेंटर का कोर्ट होता है और दूसरा होता है उनका फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट में जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हैं और यूनियन कोर्ट में उनके सेंटर लेवल कोर्ट में उनके जो सेंटर लेवल जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है इन द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड द सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हमारे यहाँ पे वी हैव द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट भी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है क्योंकि अपीलेट जुरिस्डिक्शन रखता है। अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे अगर जो पिटिशनर है उस वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो भी अपनी जजमेंट दी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ही और शी कैन अपील दिस जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट्स। अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी उस कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स की जजमेंट है उनके केसेस को अपील कर सकता है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है क्योंकि इसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट पे ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपना अपीलेट जुरिस्डिक्शन लगा सकते हैं। ऑल्सो इट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है वो कहीं ना हम यही हमारी स्टेट की पावर्स पे लिमिटेशन लगाने का काम करता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सॉरी। तो इनको प्रोटेक्ट किस तरीके से करता है? सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह की रिट्स को जारी कर सकता है, विच आर मेंशन इन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। तो आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स को जारी कर सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब एग्जीक्यूटिव एक्शंस में तो हमारे रूल्स नॉर्म्स आ जाएंगे। लेजिस्लेटिव एक्शंस में आता है लॉज का फॉर्मेशन। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने अपने लेजिस्लेटिव एक्शन के चलते हुए किसी भी लॉ को बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चेक कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, उस लॉ को वहीं खत्म कर सकता है। इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी अगर किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक्शंस ले सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मैंने आपको बताई दिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स, मैंने आपको बताई दिया।
सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स यहाँ पे चलता है, इसी को हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहते हैं, जो सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को ही इंप्लीमेंट करने का काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो प्रोविजन है कि ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दोनों ही सेंटर और स्टेट लॉज को इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगा, ये प्रोविजन हमने लिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जनरली यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में ये कहाँ से हमने कौन से प्रोविजन को बोरो कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग एरिया होता है। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद, उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो चीज़ें, जो प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सूटेबल थे, उनको हमने अडॉप्ट करा है। तो क्योंकि ये हमारे लिए सूटेबल था कि हमें सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट चाहिए था, और ये प्रोविजन हमने लिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सुप्रीम कोर्ट का इमिग्रेशन, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, और उसके ही 2 दिन बाद 28 ऑफ जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेट हुआ था। इससे पहले होता था हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि जिसका इनोग्रेशन हुआ था ऑन 28 ऑफ जनवरी 1950, उसने रिप्लेस किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उस टाइम पे होती थी, सॉरी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। अगर इसकी भी जजमेंट से जो पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। तो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल उस टाइम पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को रिप्लेस करा है। तो ये आपके टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बन चुका है द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं। तो इन आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर्स है, या किस तरीके के प्रोसीजर्स को सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है, ये मेंशन है in the part 5 of our constitution from article 124 to 147। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट है, दे आर 34 इन नंबर। 34 ये इस तरीके से है, एक हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और 33 अदर जजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल वी हैव 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। ओरिजिनली नंबर ऑफ जजेस 8 थे, जिसमें एक सीजीआई और 7 जजेस थे। विद टाइम जैसे जैसे हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, हमने विद टाइम इसमें एडिशन करा, and at present we have 34 judges which includes 1 CGI and 33 other judges। फिर आर्टिकल 124 से 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में मेंशन था, जिसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस और बहुत सारी चीजें थी। अब देखते हैं एक एक करके आर्टिकल्स को, इनके प्रोविजंस को। आर्टिकल 124 को सबसे पहले देखते हैं। आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसका भी क्लोज 1 कहता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, until parliament by law prescribes a larger number of the judges, not more than 7 other judges। तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे पास एक होना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए और 7 मैक्सिमम जजेस होने चाहिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये प्रोविजन लाया गया था। तो उस टाइम पे वी हैड 8 टोटल जजेस विच इंक्लूडेड 1 सीजीआई एंड 7 अदर जजेस। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्रीजेस दीज नंबर ऑफ जजेस। तो विद टाइम पार्लियामेंट ने चेंजेस लाए। पार्लियामेंट ने विद टाइम, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स थी, हमारे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे थे, तो विद टाइम पार्लियामेंट ने इनमें चेंजेस ला के अब एट प्रेजेंट वी हैव 34 नंबर ऑफ जजेस। तो पार्लियामेंट इसमें चेंजेस ला सकता है और ओनली पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द चेंजेस इनटू इट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इसमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लाता है। अगर ये ओनली वर्ड भी आ जाए तो आपको ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझ के यहाँ पे गलत नहीं करना है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस को अपॉइंट कौन करता है? यहाँ पे जजेस को अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं, इनको आपको याद रखना होता है। पॉइंटर फॉर्म में आप इसको याद रख लीजिएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और इसमें प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही और शी डीम्स नेसेसरी। तो जैसे पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट चाहे जितने नंबर ऑफ जजेस से कंसल्ट करना चाहे, इस कंसल्टेशन इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में यहाँ पे प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है। इसमें और किस किस का कंसल्टेशन लगता है, ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब ये जरूरी होता है टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो कौन से अदर जजेस से कंसल्ट करना चाहता है। बट इन द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बाकी अदर जजेस को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है उस प्लेस में ये जरूरी होता है, ये कंपलसरी होता है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करे। अब ये कंसल्टेशन क्या है, ये कंसल्टेशन माना जाना चाहिए, इज इट ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। इससे रिलेटेड बहुत बार कंट्रोवर्सी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं ऑन दिस वर्ड कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन क्या है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं। तो 4 मेजर जजेस केस आया है, जज केस आया है, जिसमें फर्स्ट वी हैव फर्स्ट जज केस। ये 1981 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ है ओनली इट मींस एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब सीजीआई ने कहा कि हाँ हम आपको इस पर्टिकुलर जज को अपॉइंट करना चाहिए और प्रेसिडेंट ने उसकी बात सुनी, तो इन्होंने आपस में व्यूज का एक्सचेंज करा। अब प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि जैसा सीजीआई ने कहा, जिस पर्सन को सीजीआई ने जज की तरह अपॉइंट करने को कहा, प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट उसी पर्सन को जज अपॉइंट करे। So consultation here means only the exchange of the views. फिर आता है 1993 में सेकेंड जजेस केस। सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब है कि एडवाइस ऑफ द सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो सेकेंड जजेस केस में ही 1993 में ये कह दिया गया दैट द कंसल्टेशन इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। जो जिस पर्सन को जज अपॉइंट करने के लिए सीजीआई कहेगा, president is bound to appoint that particular person as a judge of the supreme court। तो ये कंसल्टेशन को कॉन्करेंस या बाइंडिंग कहा गया इन द सेकंड जज केस, लेकिन फर्स्ट टाइम पे इसको सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज कहा गया। फिर आता है थर्ड जज केस जो था 1998 का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कंसल्टेशन ऑन क्लियरिटी ऑफ द जजेस। सिर्फ सीजीआई का ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता, सीजीआई को भी फर्दर नंबर ऑफ जजेस से ये कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, वो है 4 नंबर ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सीजीआई यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन दे रहा है। सेकेंड जजमेंट केस में कह दिया कि ये जो सीजीआई अपना ओपिनियन दे रहा है ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। थर्ड जज केस में 1998 के केस में कहते हैं कि जब सीजीआई इसको बता रहा है प्रेसिडेंट को कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को जज बनाना है, तो सीजीआई का सोल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के ही 4 अदर सीनियर मोस्ट जज जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस से ओपिनियन लेगा। तो यहाँ पे इन पांचों का ओपिनियन मैटर करता है, इनकी मेजोरिटी, इन पांचों की मेजोरिटी जहाँ पे जिस जज को अपॉइंट करने के लिए कहेगी, फर्दर अपनी कंसल्टेशन में सीजीआई प्रेसिडेंट को उसी जज को अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन देगा। तो सोल ओपिनियन ऑफ द सीजीआई मैटर नहीं करता। थर्ड जज केस में कहा गया कि यहाँ पे कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे सीजीआई कंसल्टेशन देगा और जहां मेजोरिटी इनकी सहमति बैठेगी उस अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देंगे। और इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, तो यहाँ पे ये सीजीआई को अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं भेजना होता। फिर आता है 2015 का फोर्थ जज केस। फोर्थ जज केस ने, अब ये कॉलेजियम सिस्टम चलता था, कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई एंड सीनियर मोस्ट जजेस जो है ये अपॉइंट करने का काम करते थे या प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देने का काम करते थे। तो एक आया था 2014 में ही आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। उसमें लाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया इन दिस फोर्थ जज केस ऑफ 2015। तो ये न्यू सिस्टम जो आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो सिस्टम था इसने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था। ये कह रहा था कि जो कोलिजियम सिस्टम जिसमें एक सीजीआई और 4 जजेस आ रहे थे जो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे थे ऑन द अपॉइंटमेंट मैटर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय दिस अ न्यूली कंसल्टेड बॉडी कंस्टिट्यूटेड बॉडी सॉरी, व्हिच इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसको यहाँ पे
इसको ये इसके बारे में फोर्थ जजेस केस जो 2015 में आया था, इसमें कहा गया कोर्ट में कि दिस वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इसी बात में थी कि आप जब अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को तो उसमें आप एक एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेटिव दैट इज आप प्रेसिडेंट को साथ में ले रहे हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करने के साथ साथ कंसल्टेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व है ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव दोनों ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। लेकिन अगर आप इसमें से जुडिशरी का पोर्शन हटा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने ज्यादा एम्पावर्ड कर दिया एग्जीक्यूटिव को, मतलब एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो गया इन द जुडिशियल सिस्टम, तो इससे जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा है। इसलिए फोर्थ जज केस 2015 में यहाँ पे इस कमीशन को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खत्म कर दिया गया था। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करा था जो अपॉइंट करता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, तो इसी को दोनों जगह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट से यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल 124 जो बात करता था कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच शैल कंस्टिट्यूट वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर नंबर ऑफ जजेस, जिसको टाइम टू टाइम जिनका जो नंबर है वो पार्लियामेंट बाय एक्ट चेंज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 124A। 124A में ही ये था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1950 से 1973 में बाय कन्वेंशन दो चीजें होती हैं। देखो, कुछ तो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं, जैसे हमारे स्पीकर को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है या वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का प्रोसीजर है विच इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनके जो प्रोसीजर्स हैं या किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये तो हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कुछ चीजें होती हैं जो किसी लॉ में मेंशन होती हैं कि पार्लियामेंट बाय लॉ लाया है कि इस तरीके से आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए एक पर्टिकुलर लॉ है, वो लॉ डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, जबकि उस इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो या तो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं या बाय लॉ लाई जाती है, या कोई भी हम ट्रेडिशन या कस्टम या कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि जैसा पहले से चला आ रहा था वैसा ही कंटिन्यूअसली चला जाए, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से चला आ रहा है बाय कन्वेंशन हम वैसा ही चलने देते हैं। तो 1950 से 1973 बाय कन्वेंशन क्योंकि ऐसा चला आ रहा था, इसलिए उस एक पर्सन इंडिविजुअल को यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था, विच यूज टू बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सीनियोरिटी देखी जाती है एज के बेसिस पे नहीं, कितने सालों से वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके बेसिस पे। जिसको जितना टाइम ज्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज, he is appointed as the chief justice of India, क्योंकि he or she is considered as the senior most judge of the supreme court। तो उस सीनियर मोस्ट जज को यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया था। लेकिन 1973 में यहाँ पे इस कन्वेंशन को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। उसके बाद से भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट ना करते हुए, उनको स्किप करते हुए अदर जजेस को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। तो ये क्योंकि किसी लॉ में मेंशन नहीं था, किसी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ये बाय कन्वेंशन चला आ रहा था, तो इसको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता था, इसीलिए इस कन्वेंशन को तोड़ दिया गया और फिर सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट ना करते हुए अदर जज को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन इन द सेकंड जज केस ऑफ 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी रूलिंग दे दी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को भी हम एज लॉ कंसिडर करते हैं। ये अब वन ऑफ द आर्टिकल्स, आई थिंक इट इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 142, तो ये भी एक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आर्टिकल, ये आप रीचेक कर लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी एक लॉ की तरह कंसिडर किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेकंड जज केस में ये रूलिंग दे दी, तो इसको भी यहाँ पे इनको मानना जरूरी हो गया, इसीलिए आफ्टर दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाने लगा। सो दिस वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। फर्स्ट, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको सिटीजन होना बहुत जरूरी है। सेकंड, जज ऑफ अ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर
5 ईयर्स, 5 साल तक या तो आप किसी एक हाई कोर्ट के जज हैं या नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, अलग अलग हाई कोर्ट्स के आप जज रह चुके हैं, लेकिन वो टोटल टाइम पीरियड जब आप एक्यूमुलेट करते हैं, जब आप अलग अलग हाई कोर्ट्स में जज रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेशन टाइम होना चाहिए 5 साल का। या फिर आप 10 साल तक एडवोकेट रहे हैं किसी हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट इन सक्सेशन आप एडवोकेट रहे हैं। या नेक्स्ट क्राइटेरिया है शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब जुडिशरी की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला पर्सन होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ दिस पर्सन आई थिंक इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये क्राइटेरियाज होते हैं टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे हाई कोर्ट के भी हम नेक्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के भी हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज देखेंगे टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का क्राइटेरिया ओनली इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन किस तरह की ओथ और अफर्मेशन ये लेता है, तो ओथ ये प्रेसिडेंट के बिफोर लेता है या कोई भी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने इस पर्पस के लिए अपॉइंट करा है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है कि आप जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की ओथ आपके इस पर्सन के सामने आप ले सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के सामने ये ओथ ली जाती है। अब इस ओथ में क्या क्या वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहता है जिसको अपॉइंट करा गया है। फर्स्ट, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेगा वो पर्सन, वो कहेगा एंड ड्यूली एंड फेथफुली अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ, बेस्ट नॉलेज के साथ अपनी ड्यूटीज जो ऑफिस की हैं उसको परफॉर्म करेगा, बिना किसी फियर और फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के या इलविल के अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहेल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा। सो दिस इज द ओथ जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है जब वो अपॉइंट होता है तो प्रेसिडेंट के सामने वो ओथ ये लेता है, या तो प्रेसिडेंट के सामने या any other person which is appointed by the president or for this purpose. So this was article 124, 124A. Now next is article 125. आर्टिकल 125 कहता है सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ द जजेस। तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, लीव्स एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब पार्लियामेंट ने एक बार कोई भी किसी भी जज को जब अपॉइंट करा गया है उससे पहले उसकी सैलरी को जो डिसाइड कर दिया है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ जज, पार्लियामेंट उस सैलरी अलाउंस को रिड्यूस नहीं कर सकता, उसके लीव्स पेंशन है जो भी कंडीशन है उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, डिसएडवांटेजेस पर्पस के लिए उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, उसको एनहेंस चाहे कर सकता है। ओनली द एक्सेप्शन बीइंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में लगी नहीं है, लेकिन अगर बात करें कि हाई कोर्ट के जजेस हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इनकी सैलरीज को, इनकी अलाउंसेस को रिड्यूस नहीं करा जा सकता, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी एक एक्सेप्शनल केस है जिस केस में इनकी सैलरीज को रिड्यूस करा जा सकता है, इनकी पेंशन, अलाउंस एंड अदर कंडीशंस को, इनके डिसएडवांटेजेस के बेस पे भी इनको रिड्यूस करा जा सकता है। सो दिस इज द एक्सेप्शन, आपको याद रखनी है। इट कांट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेजेस आफ्टर द अपॉइंटमेंट। इनके अपॉइंटमेंट के बाद से आप इसको इनके डिसएडवांटेज के बेस से यूज रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो पेड सम ट्री अलाउंसेस, और क्या क्या इनको मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलती है इनको, अदर फैसिलिटीज जैसे कार, मेडिकल, टेलीफोन एक्सेट्रा की फैसिलिटीज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। ये आर्टिकल 125 में मेंशन है। इसके अलावा जब ये रिटायर हो जाते हैं तो उनको मंथली पेंशन भी मिलती है। जिस टाइम पे ये रिटायर हुए हैं, जो लास्ट मंथ में जो उनकी सैलरी आ रही थी इनकी रिटायरमेंट के बाद से, उसका 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर सैलरी उनका पेंशन के तौर पर मिलेगा। सो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी इनको पेंशन के तौर पर मिलेगा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि इतना टेन्योर कितना रहता है। ऑल्दो इनका टेन्योर डिफाइन नहीं है कि कितने टाइम तक एक जज जो है वो जज रहेगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो सीधे सीधे अगर टेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो टेन्योर इनका डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन है, जैसे कि मैक्सिमम एज, मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक ही ये जज रह सकते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहीं यहीं क्लियर कर देती हूँ, ये 62 ईयर्स के एज तक रहते हैं। ओरिजिनली हाई कोर्ट के केस में मैक्सिमम एज 60 ईयर्स थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 62 ईयर्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम एज टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। तो क्वेश्चंस जो भी इनकी एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट।
तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंसेस याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन सा काम पार्लियामेंट कर रहा है, कौन सा काम प्रेसिडेंट कर रहा है, ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है। ये अपना रेजिग्नेशन अगर देना चाहे तो प्रेसिडेंट को देते हैं, इनको अगर रिमूव करा जाए तो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन दैट टू ओनली ऑन द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। मान लीजिए पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है और मॉनसून सेशन में ही ये बात चली है कि हम किसी पर्टिकुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बात चली है और ये जो पर्टिकुलर इस सेशन में बात चली है उसको अप्रूवल भी मिल गया है पार्लियामेंट के हाउसेस का। देन फर्दर पार्लियामेंट ये जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर ये मॉनसून सेशन खत्म हो गया और मॉनसून सेशन में इनके रिमूवल की बात चल रही थी, तो नेक्स्ट सेशन में अभी तक इनके रिमूवल की अगर कोई बात नहीं चली है और प्रेसिडेंट को जो पर्टिकुलर अप्रूवल मिल चुका था फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है दैट इन द सेम सेशन ऑफ सच रिमूवल यहाँ पे ये हो सकता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट के भी दोनों हाउसेज में इनका जो रिमूवल का जो मोशन है इट शुड बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी अगर आपको नहीं याद हो तो मेजोरिटी दैट इज हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग। इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो आ जाएगा अंडर द स्पेशल मेजोरिटी। तो उतने नंबर ऑफ मेंबर्स को इस मोशन को पास करना ही है फॉर दिस मोशन टू बी पास्ड। तो फिर फर्दर इनकी रिमूवल की प्रोसेस चल सकती है। इनके रिमूवल के लिए किस ग्राउंड्स पे इनको रिमूव करा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ग्राउंड्स में मेंशन है। सिर्फ 2 ग्राउंड्स मेंशन है, ये आपको याद रखना है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को 2 ग्राउंड्स पे ही रिमूव करा जा सकता है। वन, proved misbehavior and other is the incapacity। अब ये भी क्लियरली डिफाइन नहीं है बट आपको ये ग्राउंड्स याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ग्राउंड्स मेंशन है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एज वेल एज इनकैपेसिटी। तो इनकैपेसिटी एज वेल प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर द क्राइटेरियाज ऑन व्हिच वी कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या रहता है? इनके रिमूवल का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इनके रिमूवल का प्रोसेस मेंशन है इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इनका रिमूवल का प्रोसेस मेंशन है। इनके रिमूवल का सबसे पहले जो भी कोई पर्सन इनके रिमूवल को लाना चाहता है तो सबसे पहले ये साइन कराएगा। अगर मान लीजिए इनके रिमूवल का जो मोशन है वो लोकसभा में है तो लोकसभा में एटलीस्ट 100 मेंबर्स अगर इस मोशन को सपोर्ट कर रहे हो, या राज्यसभा में अगर इनका रिमूवल का मोशन आया है, किसी भी जज के रिमूवल का मोशन आया है तो राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर्स उस मोशन को सपोर्ट कर रहे हो। तो जब लोकसभा में 100 मेंबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर ये रिमूवल मोशन स्पीकर को दे दिया जाता है, और राज्यसभा में अगर 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फर्दर इसका प्रोसेस होता है कि इसका रिमूवल का मोशन चेयरमैन को दे दिया जाता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन क्या करते हैं, ये या तो एडमिट करते हैं मोशन को या रिफ्यूज टू एडमिट। तो अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस मोशन को एडमिट ही नहीं करते, स्पीकर ने या चेयरमैन ने, तो ये वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इन केस ये एडमिट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर एडमिट कर लिया तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या तो स्पीकर या ये जो चेयरमैन है, ये एक 3 मेंबर की कमिटी इसको कंस्टिट्यूट करेंगे टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर कि ये मोशन जो लाया गया है जो कहता है कि या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के के क्राइटेरिया पे लाया गया है या इनकैपेसिटी के क्राइटेरिया पे लाया गया है, तो आप ये 3 मेंबर की जो कमेटी है आप इन्वेस्टिगेट करें कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो ये 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, एक किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस कमेटी का मेंबर होगा, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो 3 मेंबर ये कमेटी हो गई। अगर इस कमेटी ने ये पाया कि हाँ ही द पर्सन ही और शी इज गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर और हैविंग द इनकैपेसिटी, तो हाउस जो है फिर फर्दर इस मोशन को कंसिडर करता है। जब इसको कंसिडर करता है फिर ये दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से इस मोशन को पास करा जाता है। अगर ये मोशन स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों ही हाउसेस में पास हो जाता है फिर इसको प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट अपने इस पे साइन दे देता है और ऑर्डर दे देता है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और फिर भी अगर रिमूवल के प्रोसेस की शुरुआत भी हो जाए तो पहले ही जो भी जज जिसके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस लाया गया है वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है। तो इसीलिए नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करे, तो रिमूवल का प्रोसेस भी चलता है। तो ये उससे पहले या तो वो रिजाइन कर देते हैं या वो प्रोसीड ही नहीं करता। हिस्ट्री में ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ही उसको कंसिडर करने से मना कर दिया या वो बहुत ज्यादा आगे प्रोसीड ही नहीं करा। तो यहाँ पे कोई भी रिमूवल के प्रोसेस से ये जजेस इंक्वायरी
एक्ट में जो रिमूवल दिया गया है, इससे आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जज इसको रिमूव नहीं करा गया। फर्स्ट केस ऑफ रिमूवल आया था जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे लोकसभा में ये मोशन डिफीट हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये यही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 बात करता है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपने ऑफिस से किसी भी तरह से अगर एब्सेंट है, वो उसका ऑफिस या तो वेकेंट है किसी भी रीजन की वजह से, या वो टेम्पररी एब्सेंट है, या ही और शी इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू एनी रीजन, तो उनके इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये टेम्पररी बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट किया जाता है और ये फंक्शन करेगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली फॉर अ टेम्पररी बेसिस, ऑन अ टेम्पररी बेसिस, एंड दिस प्रोविजन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 126। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 टॉक्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस। एड होक जजेस कौन से होते हैं? जब वी हैव अ लैक ऑफ quorum इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अब quorum क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट टू कंडक्ट इट्स सेशन, तो उसको बोला जाता है कोरम। जैसे कोरम हमारे लोकसभा राज्यसभा में भी होते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में कोरम का जो परसेंटेज है ये 10% रखा गया है कि अगर एटलीस्ट 10% ऑफ द मेंबर्स उस टाइम पे जहां भी हमने लोकसभा का फॉर एग्जांपल एक सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, तो to conduct the session of the Lok Sabha, we will require minimum 10% of the members to be present at that particular session। तो ये होता है quorum की 10% का quorum यहाँ पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके से अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे हैं, quorum फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का सेशन नहीं बुला सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे सुप्रीम सेशन नहीं बुला सकते हैं। तो उस केस में क्या है, सीजीआई कैन अपॉइंट एन एड होक जज टू फुलफिल दैट quorum। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट कर रहा था और एड होक जज को अपॉइंट करने का काम सीजीआई कर रहा है। लेकिन सीजीआई ये काम करेगा विद द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। जहाँ पे जिस हाई कोर्ट के पर्सन को, हाई कोर्ट के जज को आप एड होक जज बना के सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप प्रायर यहाँ पे परमिशन लेंगे, प्रायर कंसल्टेशन लेंगे और ओनली विद द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ही आप इस एड होक जज को ला सकते हैं। तो आपको दो लोगों की कंसल्टेशन यहाँ पे लगेगी, एज वेल एज ये काम किया जाता है बाय द सीजीआई। अब वो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का एडहोक जज बना के लाया जा रहा है, ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। उसके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो फुलफिल करता हो। ये वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट या सक्सेसरिंग हाई कोर्ट्स में 5 इयर्स तक जज होना चाहिए, या वो एडवोकेट होना चाहिए 10 इयर्स तक एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशंस में, या वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और यही क्वालिफिकेशंस फुलफिल करता हो वो पर्सन जिसको एड होक जज बना के ला रहे हैं सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसका जो एडहोक जज है उसकी ड्यूटी होगी टू अटेंड द सुप्रीम कोर्ट सिटिंग्स, क्योंकि सिटिंग्स को या सेशंस के quorum को ही फुलफिल करने के लिए एडहोक जज को अपॉइंट किया जा रहा है, और उसको सारे की सारे प्रिविलेजेस मिलेंगी जो प्रिविलेजेस मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, तो वो सारी प्रिविलेजेस यहाँ पे एडहोक जज को मिलेंगी। सो दिस एडहोक जज का कंसेप्ट वाज मेंशन इन आर्टिकल 127। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 कहता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किसी भी टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में यहाँ पे पेश हो, आप आए, यहाँ पे उनको इनवाइट कर सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे ये काम कर सकता है। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। अगर ये जजेस हाई कोर्ट के हैं तो ये हाई कोर्ट के जजेस, इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, दे मस्ट बी एलिजिबल टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे इसी केस में इनको इनवाइट किया जा सकता है। इनको बुलाया जाता है टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कम पड़ रहे हैं तो उस केस में सीजीआई इनवाइट कर सकता है रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ऐसे रिटायर्ड जजेस जो कि एलिजिबल है टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको सीजीआई इनवाइट कर सकता है कि हमारे पास जजेस की शॉर्टेज हो रही है, तो आपके यहाँ पे एक्ट करें एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये क्योंकि रिटायर्ड जजेस को इनवाइट कर रहे हैं तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए ही इनको इनवाइट कर सकते हैं।
जब तक आपको ज़रूरत है आप इनवाइट कर सकते हैं। और ये भी ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। एड हॉक जज को अपॉइंट करने की बात है या रिटायर्ड जजेस को इनवाइट करने की बात है, दोनों ही काम सीजीआई करता है। और सीजीआई यहाँ पे विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब अगर रिटायर्ड जज को बुलाने की बात हो रही है तो प्रायर कंसेंट प्रेसिडेंट के साथ साथ उस पर्सन का भी लगेगा जिस पर्सन को आप बुलाना चाह रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, तो उस पर्सन का भी प्रायर कंसेंट यहाँ पे नेसेसरी होगा। लेकिन इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जज, उनको अगर आप अपनी सिटिंग्स में मेंशन सिटिंग्स में बुला रहे हैं, तो उस केस में आपको जिस हाई कोर्ट के जज को आप बुला रहे हैं उसके चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट का कॉन्सेंट आपको जरूरी होगा। इनकी अलाउंसेस अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया हो सकता है, ये थोड़ा सा आप इसको भूल सकते हैं कि इनकी जो अलाउंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी नहीं है। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको टेम्पररी बेसिस पे बुलाया जा रहा है, तो इनकी अलाउंसेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। दीज आर सम ऑफ द एरियाज जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो हम इनको भूल जाते हैं। अब इस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको लग सकता है कि ये जो इनकी अलाउंस है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी होगी, लेकिन इनकी अलाउंस से यहाँ पे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। एंड दे डू नॉट डीम टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सारी की सारी जुरिस्डिक्शन पावर्स और प्रिविलेजेस इनको सुप्रीम कोर्ट की मिलती हैं जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कंसिडर किया जाता। सो दिस वाज आर्टिकल 128। नेक्स्ट देते हैं आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 बात करता है अबाउट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की सीट मेंशन करी गई है कि दिल्ली में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और सीजीआई को ये अथॉरिटी या पावर दी गई है कि आप अदर प्लेसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो बना सकते हैं, कि अदर प्लेसेस पे भी आप जहाँ पे भी चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, अदर एरियाज जहाँ इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Chief Justice of India can appoint any other place other than Delhi to be a Supreme Court's seat। तो यहाँ पे आप ये आर्टिकल 130 कहता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, किस तरीके का प्रोसीजर उन्हें चलाना है, और ये भी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये कर सकता है। बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जज चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे, एंड रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है, इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। यूपीएससी जनरली प्रीवियस ईयर्स में सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो कनाडा से हमने बहुत सारी पावर्स ली हैं। जैसे रेजिडेंटरी पावर्स का कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है, गवर्नर्स को सेंटर अपॉइंट करता है, ये हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट भी हमने कनाडा से लिया है। अब इस आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी तरीके की किसी भी लॉ या फैक्ट के मैटर पे यहाँ पे एडवाइस ले सकता है, तो ये होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो या तो 143 आर्टिकल के अंदर जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाह रहा है, उसमें हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर हमें बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस चाहिए। अदरवाइज ऑल अदर केसेस में सिंगल जजेस बेंच केस में या डिवीजन बेंचेस में ये जो केसेस है वो रिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से काम चलता है। फिर आर्टिकल 143 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एज वेल एज कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहा होता है या कंसल्ट कर रहा होता है। कंसल्ट के सेंस में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के केस में जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है तो इसको कंसल्टेशन की प्रोसेस मानेंगे, क्योंकि जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट पे वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस एडवाइस को माने, चाहे तो उस एडवाइस को ना माने। लेकिन यहाँ पे दो केसेस होते हैं जहाँ पे मेनली कंसल्टेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में मेंशन है, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन की बात करता है। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2 मैटर्स। तो 2 मैटर्स में अपने ओपिनियंस ले सकता है। कोई भी क्वेश्चन जो लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, जो या तो अराइज हो चुका है या इज लाइकली टू अराइज, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या है, अपनी एडवाइस दे भी सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस में रिफ्यूज भी कर सकता है कि मैं आपको इस केस में एडवाइस नहीं दूंगा।
नेक्स्ट केसेस आते हैं, कोई भी डिस्प्यूट जो हो रहा है, अराइज हो रहा है आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले की कोई भी ट्रीटी है, कोई भी सैनेड है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो उस केस की वजह से अगर उस ट्रीटी, एग्रीमेंट, सैनेड इनकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि जब नॉट बाय वे ऑफ अपील डायरेक्टली किसी भी मैटर पे, किसी भी डिस्प्यूट पे हम सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, तो उन मैटर्स पे भी प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है अंडर आर्टिकल 143। इस केस में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को एडवाइस देना बाइंडिंग है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से डिनाई नहीं कर सकता। सो सुप्रीम कोर्ट इन सच केसेस मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, और दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट के ऊपर ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस बात को माने, चाहे तो इनके ओपिनियन को ना माने। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमें पता है कि हमारा डीपीएसपीस भी कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को हम जुडिशरी से सेपरेट रखने की बात करते हैं, और हमारी इंडिया में भी हैव इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ जुडिशरी। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करते हैं? फर्स्ट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ये करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, और प्रेसिडेंट पार्ट है ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव ने जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करा, तो यहाँ पे तो जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस आ गया। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, इसमें प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन लेगा ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कॉलेजियल सिस्टम में चीफ जस्टिस के अलावा भी 4 अदर जजेस हों, सीनियर मोस्ट जजेस हों, तो उसमें कंसल्टेशन लिया ऑफ द जुडिशरी, तो जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। अब कंसल्टेशन में भी कॉन्सेंट इन्वॉल्व होता है, ये जरूरी है कि इनको ये बात माननी है, वेरियस केसेस में ये कहा गया है। तो मतलब हमने जुडिशरी को ही इटसेल्फ एम्पावर कर दिया कि वो जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर सके, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे ये कंसल्ट करते हैं। एंड अपॉइंटमेंट्स आर नॉट बेस्ड अपॉन एनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, ये चीज हम इंश्योर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कम हो गया जब हम वर्ड मेंशन कर देते हैं कि विद द प्रायर कंसल्टेशन ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जुडिशरी का भी इक्वल यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस दे दिया। सो फर्स्ट वाज द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जिससे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर कर रहे थे। सेकेंड मेथड है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। वन कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट ही इनको जजेस को इनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है, एंड दैट टू ओनली ऑन द ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी आर द टू क्राइटेरियाज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। तो इन क्राइटेरियाज की बेसिस पे प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है। और ये चीज हम इससे भी देख सकते हैं कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो फार हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, क्योंकि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही जब ये बहुत ज्यादा इनकी खुद की गलती हो तो उसी केसेस में इनको रिमूव करा जा सकता है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट में भी इनका जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसीलिए आज तक कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव नहीं किया। थर्ड हम बताते हैं, थर्ड इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं वाया द फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन दिए जाते हैं। इनकी सर्विस कंडीशंस को पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है, और फिर इनको जब एक जज को अपॉइंट कर दिया गया है टू द ऑफिस ऑफ द जज, तो जब उसको अपॉइंट कर दिया गया है तो उनके डिसएडवांटेज के पर्पज से उस सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी जज को अपॉइंट करा गया है, उसकी सैलरी किसी टाइम पे 90,000 रुपीज है, तो जब वो अपॉइंट कर दिया गया है फिर किसी भी तरीके से पार्लियामेंट उसको पनिश करना चाह रही है और उसकी सैलरी को यहाँ पे रिड्यूस कर देगी, तो ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। किसी भी सर्विस कंडीशन को आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज जज, उस जज की किसी भी सर्विस कंडीशन को उसके डिसएडवांटेज के पर्पज से यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इस सर्विस कंडीशन में ऑल्दो चेंजेस ला सकती है, एक्सेप्शन बीइंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ही सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ही इनकी
स्पेशल जो सैलरी अलाउंसेस हैं इनमें रिडक्शन किया जा सकता है। अदरवाइज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट इनकी सैलरी अलाउंसेस एंड अदर जो इनकी फैसिलिटीज है उनमें रिडक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जिससे हम इंडिपेंडेंस इनकी श्योर करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होती है, तो इनकी सारे के सारी सैलरीज अलाउंसेस पेंशंस ऑफ द जजेस और इनके स्टाफ की भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हैं, और ये यहाँ पे पार्लियामेंट की वोटिंग यहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे ये फ्री होते हैं फ्रॉम द वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अगर जजेस को आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट कोई लालच दे कि आप हमारे फेवर में इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो अगर किसी केस में गवर्नमेंट अगर कहे कि हमें आपको इसके आप हमारे फेवर में इस पर्टिकुलर जजमेंट को दीजिए, इन फेवर जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट कर देंगे, तो इस केस में क्या होगा कि जुडिशरी बायस्ड होके उस पर्टिकुलर जजमेंट में अपनी जजमेंट देगी। तो यहाँ पे इस केस इन केसेस को यहाँ पे कम करने के लिए, इन केसेस को अवॉइड करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है टू द जजेस आफ्टर द रिटायरमेंट इनकी प्रैक्टिस को, कि किसी भी तरीके की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं, आप जजेस नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर आप जजेस हैं तो आप फर्दर वापस किसी और बॉडीज में आप अपॉइंट नहीं हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन पे स्पेसिफिकली मेंशन है, उन केसेस के अलावा यहाँ पे इनको अपॉइंट नहीं किया जाता, इनको गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, और यही इंश्योर करता है कि जजेस इनके गवर्नमेंट के फेवर में अपना कोई भी जजमेंट ना दे। नेक्स्ट है, कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में किसी भी तरीके का किसी जज ने कोई काम किया है, कोई जजमेंट दी है, उसका कंडक्ट स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या है, इनकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है जुडिशरी की वो बनी रहती है, इसीलिए ये इंश्योर करा जाता है। देन नेक्स्ट है, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट को हिंदी में बोलते हैं अवमानना। अगर मान लीजिए किसी भी जज ने या सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कोई भी रूलिंग दी गई है, तो रूलिंग में उन्होंने कुछ भी करने को कहा है, तो उस जो भी इन्होंने जजमेंट दी है उसके अगेंस्ट कोई जाता है, मतलब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में अगर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा गया है, तो सुप्रीम के कोर्ट के पास खुद के पास पावर है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को या स्टेट को उनकी कोर्ट की अवमानना करने पे, कोर्ट की बात ना मानने पे खुद बनिश कर सकता है। So this is the power to punish for contempt of the court by the courts itself. Next है, freedom to appoint its staff. CGI अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑफिसर्स हो, सर्वेंट्स हो, उनको अपॉइंट सीजीआई खुद से कर सकता है, एंड कैन आल्सो प्रिस्क्राइब दियर सर्विस कंडीशंस। तो सीजीआई यहाँ पे उनकी सर्विस कंडीशंस को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन कांट बी कर्टेल। जितना जुरिस्डिक्शन का एरिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये एरियाज पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स दे सकता है, उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता बाय द पार्लियामेंट। सो सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन कांट बी कर्टेल्ड, ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। की सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया हमने देख लिया कि कोई भी कम नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया है कितना, वो अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट है, जैसे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह, और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंडिपेंडेंस से पहले हमारा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था, जिसको रिप्लेस कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना ज्यादा एम्पावर्ड हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो देखते हैं इसके जुरिस्डिक्शन एरिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वापस एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं। बीइंग द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, हमारे हायरार्की में टॉप पे वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे स्टेट्स या यूटीज में हमारे पास नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं विच आर 25 इन नंबर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वी हैव 25 हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे आते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं लोअर कोर्ट्स एज वेल एज अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सबसे पहले कोई भी केस जो है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाता है। अगर वहाँ से उनकी यहाँ पे हम जो भी पेटिशन है
उसकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील किया जाता है इन द हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स की भी अगर जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है पर्सन तो पर्सन अपील कर सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो जाता है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी यहाँ पे केस आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के एपीलेट जुरिस्डिक्शन के दायरे में आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मेंशन है कि इस तरह के केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट ला सकते हैं, in the first instance you can take those cases in the supreme court not by the way of the appeal, तो उसको बोला जाता है original jurisdiction. So being a federal court, it decides, supreme court decides between the units of indian federation. indian federation की units क्या होती है, जिसके जिन फेडरेशन यूनिट्स में हमने हमारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा है, दैट इज सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर एंड स्टेट्स बीइंग द यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन, तो यहाँ पे फेडरेशन के जो भी केसेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रखा गया है, दैट इज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर। तो कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे होती है, बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। तो सेंटर का किसी भी स्टेट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, सेंटर के साथ यहाँ पे एक स्टेट है और यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्टेट्स हैं उनका आपस में डिस्प्यूट हुआ है, या कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स का आपस में डिस्प्यूट हुआ है, तो इन फेडरेशन यूनिट्स के आपस में डिस्प्यूट का जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम के अंडर आता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड मेंशन है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक्सक्लूसिवली ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है और किसी कोर्ट में ये जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं जाता है। डिस्प्यूट मस्ट वायलेट अ क्वेश्चन, जो भी ये डिस्प्यूट हुआ है इट मस्ट वायलेट अ क्वेश्चन वेदर अ लॉ ऑफ द लॉ और द फैक्ट, या तो वो क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा है किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ है, किसी कानून को ये वायलेट कर रहे हैं उसकी वजह से आपस में डिस्प्यूट हुआ है, किसी किसी रूल प्रिस्क्राइबिंग्स में ये कोई फैक्ट डिफाइन है उस फैक्ट को लेके यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है उसकी वजह से इन सेंटर या स्टेट या आपस में स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो वो केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आती है, ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंस ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। यहाँ पे सबसे अच्छा एक्सेप्शन है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में नहीं आते हैं, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का दायरा है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स तक नहीं जाता। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, किन किन केसेस में ये एक्सटेंड नहीं होता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होता। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का डिस्प्यूट है तो वहां पे ये एक्सटेंड नहीं होता। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता था, लेकिन इन द ईयर 1956 इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया, उस एक्ट ने इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया। इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट्स का आपस में रिवर के वाटर को लेके जो भी डिस्प्यूट हो वो जो है वो अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता। नेक्स्ट मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, कोई भी मैटर अगर फाइनेंस कमीशन को रेफर कर दिया गया है वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में नहीं आएगा। इस ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जो केस हैं इन केसेस में फर्स्ट केस आया था, फर्स्ट सूट अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाज इन द ईयर 1961, जब वेस्ट बंगाल ने सेंटर के अगेंस्ट केस करा था चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। अब यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मैटर है वो किसी लॉ या फैक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हो तो ही वो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो यहाँ पे एक लॉ है कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957, इस लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट था बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी से रिलेटेड फर्स्ट डिस्प्यूट किया था इन द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1961 और वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता था। तो फर्स्ट था हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड है रिट जुरिस्डिक्शन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, इसीलिए इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन, वो सिटीजन डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। हाई कोर्ट में भी जाने का यहाँ पे उसके पास प्रावधान होता है, प्रोविजन होता है, लेकिन इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है लेकिन ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए है क्योंकि नॉट बाय द वे ऑफ द अपील, फर्स्ट इंस्टेंस में ही आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं,
एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप फर्स्ट इंस्टेंस में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली आपके पास ये पावर नहीं है, एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 के पास। हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन होती है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बिटवीन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हाई कोर्ट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उस केस में भी हाई कोर्ट्स रिट जारी कर सकते हैं। अगर आपके किसी और अदर ऑर्डिनरी राइट का वायलेशन हुआ है उस केस में भी आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है ओनली इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बट वेयरएज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द अदर ऑर्डिनरी राइट्स। तो यहाँ पे वाइडर हो जाती है हाई कोर्ट्स का रिट जुरिस्डिक्शन। तो ये थी रिट जुरिस्डिक्शन, पहले हमने पढ़ी थी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। थर्ड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन होती क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स से जब हायर कोर्ट्स में अपील करते हैं तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो जाती है। अब हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। तो ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन के मामले में ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिप्लेस करा है। एंड इट इज अ प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील, प्राइमरली क्योंकि ज्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट में एपिलेट जुरिस्डिक्शन ही यहाँ पे काम करता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो हाई कोर्ट से अपील होकर ही सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन देखते हैं। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे, हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे दे, जो भी केस हाई कोर्ट ने यहाँ पे देखा है, दैट केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल कोर्ट ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो रिक्वायर करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन को यहाँ पे एक्सपेंड करने की, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात करी है और ये सर्टिफिकेट दे दिया हाई कोर्ट ने, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में के तहत ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में आप इस क्वेश्चन को लेके अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ऑन सिविल मैटर्स। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ द जनरल इंपॉर्टेंस, किसी भी लॉ का क्वेश्चन ये इन्वॉल्व कर रहा है, एंड ये क्वेश्चन जो भी लॉ का इन्वॉल्व कर रहा है, इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेशन दे देता है, ऐसा सर्टिफाई दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, तो उस केस में भी ये एक सिविल मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। ओरिजिनली जो भी केसेस जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो अमाउंट जिनमें इन्वॉल्व होती थी 20,000 रुपए, तो 20,000 के ऊपर के केसेस में ही आप जनरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। लेकिन ये जो अमाउंट का क्राइटेरिया है, इस प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया था वाया द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। तो 20,000 के ऊपर की अमाउंट वाला जो प्रोविजन है ये पहले होता था और 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 से इसको अबॉलिश कर दिया गया। फिर थर्ड टाइप ऑफ मैटर जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, दे आर द क्रिमिनल मैटर। कोई भी डेथ सेंटेंस का केस हो, तो अगर हाई कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया है, किसी को रिलीज कर दिया है, किसी एक्विट को, सॉरी जो भी यहाँ पे पर्सन है उसको रिलीज कर दिया है, और रिलीज करने के बाद वो डेथ सेंटेंस देता है, रिलीज करने के बाद डेथ सेंटेंस देता है, तो उस केस में भी ये क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। या फिर जो केसेस जिनको हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया है, जो हाई कोर्ट जो केस लोअर कोर्ट से लेता है उनको कन्विक्ट करता है और डेथ पेनल्टी देता है, तो अपील इन दीज टू केसेस इज अ मैटर ऑफ राइट। यहाँ पे ये दोनों ही केसेस, या डेथ सेंटेंस का केस जिसमें हाई कोर्ट ने सबसे पहले जिस पर्सन को बरी कर दिया फिर उसको डेथ सेंटेंस दिया। सेकेंड टाइप ऑफ केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट ने लोअर केसेस से केस लोअर कोर्ट से केस को अपने पास में लिया, फिर उस पर्सन को कन्विक्ट किया एंड देन उसको डेथ पेनल्टी दी। इन दोनों ही केसेस में यू डोंट रिक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। आपके पास इट इज अ मैटर ऑफ राइट कि आप अपील कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड केस है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, क्रिमिनल मैटर्स में, सर्टिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट बाय हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफाई कर दे कि ये जो केस है इट इज फिट फॉर द अपील, एंड अपील यहाँ पे मैटर ऑफ राइट नहीं है, तो यहाँ पे यू रिक्वायर द सर्टिफिकेट बाय द हाई कोर्ट्स।
तो इन 1970 पार्लियामेंट enlarged the criminal appellate jurisdiction of the Supreme Court. Appeals also allowed if punishment is life imprisonment or 10 years imprisonment. तो यहाँ पे इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट की appellate jurisdiction में enlarge कर दिया गया था by the parliament in the year 1970. तो 1970 में पार्लियामेंट ने एनलार्ज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन। वो कैसे? क्योंकि अब क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस भी अलाउ हो गए थे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसके अगेंस्ट भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है सुप्रीम कोर्ट का। एज वेल एज अगर कोई भी इम्प्रिजनमेंट इन्वॉल्व कर रहा है 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट या उससे ज्यादा, तो वो केसेस भी क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन इंडिया में ही ये बताया जाता है। ये है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 136 में ये स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट ये मेंशन है। ये स्पेशल लीव पिटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के किसी भी कोर्ट से या किसी भी ट्राइब्यूनल से एक्सेप्शंस ऑफ द मिलिट्री कोर्ट या कोई भी कोर्ट मार्शल या मिलिट्री से रिलेटेड जो भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनके अलावा इंडिया के किसी भी कोर्ट से किसी भी ट्राइब्यूनल से यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी जा सकती है। कोई भी कोर्ट की जो रूलिंग है, कोई सी भी कोर्ट की जजमेंट या किसी भी ट्राइब्यूनल ने अपनी जजमेंट दी है, तो वो वाया द मीन्स ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है। इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? इसके फीचर्स क्या क्या है? ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। ये जो भी पर्सन स्पेशल लीव पिटीशन से अपनी पिटीशन फाइल करना चाहता है इन द सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट द मैटर ऑफ राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सुप्रीम कोर्ट की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है कि स्पेशल लीव पिटीशन से वो जो पर्टिकुलर रूलिंग है उसको एंटरटेन करे या ना करे। सो दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिससे रिलेटेड ये केस है। सेकेंड, इट अप्लाइज टू एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में, चाहे वो जजमेंट का अपना फाइनल स्टेज पे है, उसमें जजमेंट में अपनी रूलिंग दे दी है उस पर्टिकुलर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने, या वो इंटरिम है या उस जजमेंट पे अभी बात चल रही है, वो प्रोसीडिंग अभी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची है, दोनों ही केसेस में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई जा सकती है। ये हर तरह के मैटर्स को कवर करती है, हर तरह के कोर्ट्स कवर करने के साथ साथ ये चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल, क्रिमिनल या टैक्स या लेबर या एक्सेट्रा, किसी भी तरीके का मैटर हो तो वो स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर कवर्ड होता है। एंड इट कैन बी अगेंस्ट एनी कोर्ट या एनी ट्राइब्यूनल। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा वाइड पावर मिलती है कि किसी भी तरीके का केस, किसी भी स्टेज पे वो केस हो, किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से एसोसिएटेड हो, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास वो केस ले सकता है। एंड दिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट स्पेरिंगली, ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस इसको यूज किया जाता है। ये वाइड पावर है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है। अनदर पावर इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अनदर जुरिस्डिक्शन एरिया इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 143 की प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर से, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या कोई भी लॉ या क्वेश्चन को इन्वॉल्व करने वाला पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर हो, चाहे वो अराइज हो गया है या हो सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या कंसल्टेशन जुरिस्डिक्शन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू एक्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई भी जजमेंट्स, अपनी कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी एक्ट्स दिए हैं, तो अपनी इन जजमेंट्स का, प्रोसीडिंग्स का सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिकॉर्ड रहता है। अब वो रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट दो पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है। वो एक एविडेंट्री वैल्यू की तरह काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी रूलिंग्स में, अपनी जजमेंट्स में, अपनी प्रोसीडिंग्स में कहा था, और ये जो रूलिंग्स दी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में रूलिंग्स दी है, इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, और इसको बल्कि यूज किया जा सकता है एज लीगल प्रेसिडेंस या लीगल रेफरेंसेस। अदर कोर्ट्स इसको यूज कर सकती हैं फॉर द रेफरेंस पर्पसेस कि आपको भी इस तरीके से अपनी जजमेंट्स देनी चाहिए, इसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। इनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको यूज किया जा सकता है एज लीगल प्रोसीडेंस या लीगल रेफरेंसेस। दूसरी बात, इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड्स इनके पास है
फर्स्ट पर्पस की अपने पास एविडेंस रखते हैं। सेकंड पर्पस है कि अगर इनकी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट कोई भी गया है, इनकी प्रोसीडिंग्स की अवमानना किसी ने की है, इनकी बात अगर नहीं मानी है जिसको कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश अ पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जिसमें कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स ऑफ द एंटायर कंट्री आ जाते हैं। मतलब अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं विद इन द इंडिया ऑफ एनी कोर्ट विच इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल का आपने कंटेम्प्ट करा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन पनिश यू फॉर दिस। सो दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इसके लिए आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसके लिए 1961 में एक एच.एस. सान्याल कमेटी बनाई थी, जिसके हेड थे एच.एन. सान्याल। ही वाज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई थी। 1961 में ये कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने 1963 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इनकी रिपोर्ट के तहत 1971 में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था। अब ये एक्ट दो तरह के कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। वन वी हैव द सिविल कंटेम्प्ट एंड अनदर वी हैव द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट। आपने अपने मर्जी से विलफुली आपने डिसओबे करा है सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट को, ऑर्डर को, या कोर्ट या ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट की किसी भी जजमेंट को, ऑर्डर को, रिट्स को, और एनी अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या विलफुली आपने ब्रीच करा है कोई भी अंडरटेकिंग जो आपको कोर्ट ने दिया। तो विलफुली आपने अपनी मर्जी से कोर्ट की किसी भी बात को नहीं माना, तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, सॉरी सिविल कंटेम्प्ट। सेकेंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिकेट करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं किसी भी चीज का, ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट जो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करता है किसी भी तरीके से, या कोर्ट की किसी भी मैटर में, किसी भी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करता है, या कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, उसमें इंटरफेयर करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इन तीनों केसेस में आपका जो आपने जो पब्लिकेशन करी है, आपने इन जजमेंट्स के बारे में कुछ भी लिखा है, तो वो इस तरीके से इनकी जजमेंट्स में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहा है, या उनकी अथॉरिटी को किसी भी तरीके से, कोर्ट्स की अथॉरिटी को कम करता है, तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था इन द 1971। वो दो तरीके के कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। वन इज द सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में आप विलफुली डिसओबे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता है कि आप अपना कोई भी पब्लिकेशन कर रहे हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरीके से अथॉरिटी को कम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आप इंटरफेयर करते हैं, या उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कौन कौन से केसेस हैं जो कंटेम्प्ट के अंडर नहीं आएंगे? आपने कोई इनिसेंट पब्लिकेशन करा है, आपका पब्लिकेशन किसी भी तरीके से जुडिशरी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा, तो इनिसेंट पब्लिकेशन। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, आपने सही रिपोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की अपनी पब्लिकेशन में दी है, या आपने एक फेयर क्रिटिसिज्म करा है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में फेयर क्रिटिसिज्म किसी भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का हमें अलाउड होता है। तो फेयर क्रिटिसिज्म आपने किसी किसी केस में करा है, तो वो कंटेम्प्ट के अंडर, कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या ट्राइब्यूनल हो, किसी विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया कोई भी तरीके का ये कोर्ट हो। तो ये पनिशमेंट क्या देता है? पनिशमेंट ये देता है, या तो सिंपली इम्प्रिजन करेगा उस पर्सन को जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है फॉर अप टू 6 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए आप इम्प्रिजन करेगा या जेल में बंद करेगा, या फिर फाइन कर लगाएगा अप टू 2000। तो दोनों में से एक चीज या दोनों ही चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट की कैटेगरी में आती है। 6 महीने की सजा या 2000 रुपए, या दोनों चीजें। दिस इज द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। Now this act is not applicable to the contempt of the न्याय पंचायत या अदर विलेज कोर्ट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बनाए गए हैं। तो आपके हाई कोर्ट्स, आपके सुप्रीम कोर्ट्स एंड आपके ट्राइब्यूनल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से कोर्ट्स इसकी कैटेगरी में आते हैं? न्याय पंचायत या अदर विलेज कोर्ट्स जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं, वो इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आते। और अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस आया है, ये
अगर उस केस के एक्सपायरी की मतलब वो जो मैटर है जिससे रिलेटेड ये केस आया है उस मैटर को खत्म हुए ही 1 साल हो गया, आपने जो पब्लिकेशन करा वो कुछ 1 साल पहले करा था, तो 1 साल के बाद आपका वो मैटर वहीं खत्म हो जाता है। इस केस में कंटेम्प्ट ऑफ केस के बेसिस पे आप इसको यहाँ पे ये केस नहीं किया जा सकता, आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। तो ये जो मैटर होना चाहिए इट मस्ट बी फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट है पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब जो भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ने अपने कोई भी ऑर्डर्स दिए हैं। लेजिस्लेटिव इलेक्टमेंट्स मतलब लेजिस्लेचर्स में लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या करता है? वो लॉज बनाता है। तो मतलब लेजिस्लेटिव ने कोई भी लॉज बनाए हैं या एग्जीक्यूटिव ने कोई भी अपनी रूल्स दिए हैं, कोई ऑर्डर्स दिए हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को ये वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो लॉ, ये ऑर्डर, जो ये रूल आपने निकाला है, ये यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाता है, ये वॉइड हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव एक्शन एज वेल एज एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस इज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेटिव एक्शन इनेक्टमेंट्स कोई भी लिए है, मतलब कोई कानून बनाया है, कोई लॉ बनाया है एग्जीक्यूटिव ने, तो अगर वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को हार्म कर रहा है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है, चाहे वो फिर सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, बिकॉज वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी में सारी तरह के कोर्ट्स सेंटर के लॉज को भी चेक कर सकती हैं, स्टेट के लॉज को भी चेक कर सकती हैं। तो इस तरीके से काम करता है। इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पावर है ऑफ द रिव्यू जुडिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई भी जजमेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट को वापस से देख सकता है, वापस से रिव्यू कर सकता है और चेक कर सकता है कि उसने ये जजमेंट सही दी या नहीं। ये फाइल करी जा सकती है एक पर्सन जिसने कोई भी केस करा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिव्यू दे दी, विद इन द 30 days ऑफ दैट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, विद इन 30 days वो पर्सन रिव्यू पिटीशन लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकता है कि मैं आपके आगे ये पिटीशन लगा रहा हूँ कि आपने ये जो जजमेंट दी है आप इसको रीचेक करें, आप इसको रिव्यू करें। सो दिस इज द रिव्यू पिटीशन। तो जजमेंट के विद इन 30 days वो पर्सन इसको इसके तहत रिव्यू पिटीशन लगा सकता है। और ये जो रिव्यू पिटीशन है, जिस भी जज ने या जिस भी बेंच ने या जिस भी जज ने, बेंच में एक से ज्यादा जज होते हैं, यहाँ पे प्लूरल नंबर ऑफ जजेस होते हैं, तो यहाँ पे जिसने भी वो पहले जजमेंट दी थी उसी के पास ये रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है। दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किन ग्राउंड्स में रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है। अगर कोई भी नया फैक्ट या इंपॉर्टेंट मैटर या कोई भी उस केस से रिलेटेड नया एविडेंस पता लगा है उस पर्सन को, इस ग्राउंड पे वो रिव्यू पिटीशन लगा सकता है। या उसको लगता है कि पहले जो आपने जजमेंट दी थी फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपने कोई मिस्टेक या एरर करा है, उस ग्राउंड पे यहाँ पे रिव्यू पिटीशन लगाया सकता है। या कोई एनी अदर सफिशिएंट रीजन के बिहाफ पे भी रिव्यू पिटीशन लगाया जा सकता है। कोर्ट का रिएक्शन ऑन रिव्यू पिटीशन क्या हो सकता है? कोर्ट या तो सीधे सीधे ऑन द फेस ऑफ इट डिसमिस कर सकता है रिव्यू पिटीशन कि हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, हमारा जो जजमेंट था वो फाइनल था। इन दैट केस वो पर्सन, उसके पास एक और ऑप्शन बचता है ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन। इसकी अपने बाद में बात करते हैं। अगर वो उसको एडमिट कर लेता है तो वो अपोजिट पार्टी को, जो जज है, वो डायरेक्ट नोटिस देता है कि यस हमने इसको एडमिट कर लिया, हम इसको वापस से चेक करेंगे। अब क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? क्यूरेटिव पिटीशन होता है, इसके पहले ग्राउंड्स देखते हैं। अब पर्सन ने पहले रिव्यू पिटीशन लगा दिया, अगर रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करा, कोर्ट उसको रिव्यू पिटीशन को एडमिट नहीं करता, इन दैट केस पर्सन कैन अप्लाई फॉर द क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन के क्या ग्राउंड हो सकते हैं? अगर यहाँ पे वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस हो रहा है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ द नेचुरल जस्टिस, तो अगर इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस द पर्सन में अप्लाई फॉर द क्यूरेटिव पिटीशन। या फिर टू क्योर अ ग्रोस मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस, अगर आपने बिल्कुल सीधे सीधे देख रहा है कि आपने जस्टिस यहाँ पे नहीं दी है, तो उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जा सकता है। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पे इस केस पे भी लगाया जा सकता है। या जज ने जो भी अपनी जजमेंट दी है वो किसी बायसनेस के साथ दी है, किसी पार्टी की तरफ जज बायस्ड था, उस केस में भी आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं।
तो ये थी पावर ऑफ द रिव्यू पिटिशन एज वेल एज द क्यूरेटिव पिटिशन। नेक्स्ट पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को, अगर मान लीजिए बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड्स हैं जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, या वी हैव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो हैं बट ये वर्ड्स डिफाइंड नहीं है। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटर। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस को। सो दिस इज द पावर विद द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इसके अलावा अदर पावर्स क्या होती हैं, ये डिसाइड करता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को। इलेक्शन डिस्प्यूट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं लिख दूंगी अगर जब भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इनके पास इनके इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल अथॉरिटी। सबसे फर्स्ट टाइम ही आप सबसे पहले आप इसके अगेंस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इन केसेस में। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, और किसी कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। एंड फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन इन सच केसेस, इन सच टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स यहाँ पे फाइनल होगा। एंड it inquires into the conduct and behavior of the chairman and members of the UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन। इनके मेंबर्स या चेयरमैन से कोई भी कंडक्ट या बिहेवियर के ऊपर इंक्वायरी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डू सो। और कोई भी रेफरेंस जो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है इनसे रिलेटेड, उस केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इन केसेस में अपनी इंक्वायरी कर सकता है। अदर पावर जो सुप्रीम कोर्ट में है कि वो कोई भी पेंडिंग केसेस को हाई कोर्ट से अपने पास में ट्रांसफर कर सकता है, या एक हाई कोर्ट से अदर केस हाई कोर्ट में कोई भी केस को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। सो दिस इज द पावर विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाता है वो सारे अदर कोर्ट्स पे यहाँ पे बाइंडिंग होते हैं। दिस इज अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया था कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड होती है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आई विल चेक दिस आर्टिकल एंड टेल यू लेटर, शायद ये 141 या 142 है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंफर्म करके बता दूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज होते हैं इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की भी पावर है ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सारे कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स जो इंडिया में प्रेजेंट है उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स जो यूनियन लिस्ट से एसोसिएटेड है उसको एनलार्ज करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स में आते हैं उसको बढ़ा सकता है, और बाकी सारे मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं उसको एनलार्ज करा जा सकता है बाय द स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। अब ये पॉइंट कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनियन लिस्ट से कोई भी मैटर्स होते हैं यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, उनके जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। बाकी सारे मैटर्स जिनसे रिलेटेड यूपीए सॉरी सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनलार्ज किया जा सकता है, दैट राइट लाइज विद द स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है बिटवीन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज कन्फाइंड जस्ट टू द फेडरल केसेस, जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में फेडरल केसेस भी होते हैं, नेवल केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जाते हैं, मैरीटाइम एक्टिविटीज से केसेस से रिलेटेड केसेस या एम्बेसडर एक्सेट्रा से रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के पास जाते हैं। देन एपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें कि अपील के माध्यम से कौन कौन से केसेस जाते हैं, तो क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, तीनों तरीके के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। सो एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें इन द केस ऑफ यूएस तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ही यहाँ पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है, और आपको ये चीज याद रखनी है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन जो हमारे आर्टिकल 136 में मेंशन है, जबकि ऐसी कोई पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेजेंट नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी प्रेजेंट है विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 143, जबकि ऐसी कोई पावर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज वेरी वेरी वाइड। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये इम्प्लिसिटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, लेकिन इन द जजमेंट ऑफ द मेनका गांधी केस
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कहीं न कहीं मान्यता दे दी थी, जब ये कहा गया था कि सिर्फ़ हम प्रोसीजर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो जजमेंट्स हैं वो फेयर हैं, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हैं। तो उस केसेज़ में यहाँ पे इफेक्टिवली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम द मेनका गांधी जजमेंट 1980 से इंडिया में हम ले आए थे। लेकिन फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम ये डिफरेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ देखा जाता है कि जिस प्रोसीजर से लॉ को बनाया गया है, अगर वो सही है तो फिर कानून कुछ भी कर रहा हो हम ये नहीं देखेंगे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉ का प्रोसीजर सही होना चाहिए, पहली बात, लॉ फेयर होना चाहिए, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना कर रहा हो, और ये जो लॉ है वो बिल्कुल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, कि सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम इन लॉ को थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बाकी इन दोनों में मेजर डिफरेंस हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में देखेंगे, तो वहां पे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। So this is the case of the procedure established by law as well as due process by law. The process of law. Next, Indian Supreme Court की jurisdiction and powers जो है इनको enlarge कर सकता है Parliament of India, जबकि यहाँ पे इनकी यूएस में जो इनकी पावर्स है ये जितनी की जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसी तक सीमित रहती है, इनको एनलार्ज या रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इंडिया में वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जहाँ पे हमारी हायरार्की है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जबकि अमेरिका में वी हैव सेपरेटेड या डबल जुडिशियल सिस्टम, जहाँ पे यूनियन जो इनका जो सेंट्रल लेवल का जो कोर्ट होता है वो फेडरल कोर्ट होता है, और जो इनका स्टेट्स के अलग कोर्ट्स होते हैं जो स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो दे हैव द सेपरेटेड या डबल जुडिशियल सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहीं पे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।